गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज समझेंगे। धरती पर करोड़ों जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया से लेकर कई विशालकाय जीव हाथी, व्हेल, वटवृक्ष इत्यादि तक पाए जाते हैं। यह संपूर्ण धरती जैव विविधताओं से भरा हुआ है। ये सभी मिलकर एक बहुत ही जटिल पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं इकोसिस्टम। तो ये सब जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं धरती पर, ये सभी मिल करके एक बहुत ही जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें एक और टर्म है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है बायो और दूसरा शब्द है डाइवर्सिटी। बायो मतलब होता है जैव और डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। अब हम देखेंगे कि जितने भी जीव जंतु जो कि इस बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता में पाए जाते हैं, इनको हमने दो भागों में बांटा है। सबसे पहला है फ्लोरा अर्थात वनस्पति जाति और दूसरा है फौना अर्थात प्राणी जाति। फ्लोरा अर्थात वनस्पति जाति, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इनके अंतर्गत जितने भी पेड़ हैं पौधे हैं उनको रखा गया है। तथा दूसरा फौना अर्थात प्राणी जाति, इनके अंतर्गत शेष सभी जीव जंतुओं को रखा गया है, जिनमें मनुष्य, गाय, भैंस, बकरियां इत्यादि शामिल हैं। यहाँ पर एक बॉक्स है डिड यू नो नाम से, जिसमें यह दर्शाया गया है कि फौना के भारत में 81,000 से अधिक और फ्लोरा के 47,000 से अधिक प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। इन 47,000 प्रजातियों में से 15,000 प्रजातियां भारत की स्थानीय प्रजातियां हैं। अब हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों को उनके अवस्था के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है नॉर्मल स्पेसीज अर्थात सामान्य जातियां, दूसरा इंडेंजर्ड स्पेसीज अर्थात संकटग्रस्त जातियां, तीसरा वुल्नरेबल स्पेसीज अर्थात सुभेद्य जातियां, चौथा रेयर स्पेसीज अर्थात दुर्लभ जातियां, पांचवा एंडेमिक स्पेसीज अर्थात स्थानीय जातियां और सबसे आखिरी है एक्सटिंक्ट स्पेसीज अर्थात लुप्त जातियां। सबसे पहले हम नॉर्मल स्पेसीज को देखते हैं। स्पेसीज whose population levels are considered to be normal for their survivals are considered as normal species अर्थात वे सभी जातियां जिनकी संख्या पर्याप्त है ताकि वे लुप्त नहीं होंगी, इनको हम सामान्य जातियों के अंतर्गत रखते हैं। इनमें गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, मच्छर इत्यादि हैं। इसके बाद हम इंडेंजर्ड स्पेसीज को देखते हैं। The species which are in danger of extinction are known as endangered species अर्थात वे सभी जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, वे कभी भी लुप्त हो सकती हैं, उनको हमने इंडेंजर्ड स्पेसीज अर्थात संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत रखा है। इसके बाद है वुल्नरेबल स्पेसीज अर्थात सुभेद्य जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है और जिन कारणों से यह इनकी संख्या घट रही है, यदि उन कारणों पर विचार नहीं किया गया तो कुछ ही दिन में यह इंडेंजर्ड स्पेसीज के श्रेणी में आ जाएंगी। इसमें एशियाटिक एलिफेंट मतलब एशियाई हाथी, गैंगेटिक डॉल्फिन अर्थात गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद है हमारा रेयर स्पेसीज अर्थात दुर्लभ जातियाँ। रेयर स्पेसीज आर स्पेसीज विथ ए स्मॉल पॉपुलेशन अर्थात दुर्लभ जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है। इनके अंतर्गत ब्राउन बियर मतलब भूरा भालू और एशियाटिक बुफेलो मतलब एशियाई भैंसें रखे गई हैं। एक बात याद रखने की है, वुल्नरेबल स्पेसीज वे जातियां हैं जिनकी संख्या निरंतर घट रही है। रेयर स्पेसीज वे जातियां हैं जिनकी संख्या कम है तथा इंडेंजर स्पेसीज वे जातियां हैं जो लुप्त होने के कगार पर है। इसके बाद है इंडेमिक स्पेसीज अर्थात स्थानीय जातियां। दीज स्पेसीज आर फाउंड ओनली इन सम पार्टिकुलर एरियाज
अर्थात ये वे जातियां हैं जो किसी विशेष स्थान पर पाई जाती हैं। इनमें अंडमानी टील, अंडमानी सूअर इत्यादि पाए जाते हैं। और सबसे आखिरी है एक्सटिंक्ट स्पेसीज, अर्थात लुप्त जातियां। दे स्पेसीज विच आर नॉट फाउंड इन देयर लिविंग प्लेस और मे बी एक्सटिंक्ट, अर्थात ये वे जातियां हैं जिनको उनके निवास स्थानों पर नहीं पाया गया है, ये लुप्त हो चुकी हैं। इन जातियों को हम एक्सटिंक्ट स्पेसीज अर्थात लुप्त जातियों के अंतर्गत रखते हैं। इनमें एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है। अब सभी जातियों के बारे में जानकारी ग्रहण करने के बाद प्रश्न यह उठता है कि आखिर किस कारण से कुछ जातियां लुप्त हो चुकी हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। तो इसका सर्वप्रथम मुख्य कारण है वनों का ह्रास। हमने अपने सुख सुविधाओं को बरकरार रखने के लिए वनों का ह्रास भारी मात्रा में किया है। सर्वप्रथम वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में हुआ था। उपनिवेश काल में रेल लाइनों को बिछाते समय कई वन काट दिए गए थे, परंतु स्वतंत्रता के बाद भी इसमें कमी नहीं आई। एक सर्वेक्षण से यह पता चला कि 1951 से 1980 के बीच में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वनों को काट कर कृषि में तब्दील कर दिया गया है, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसके अतिरिक्त 1992 से नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक वर्ग किलोमीटर वनों को काटा जा चुका है और उसके बाद भी यह प्रक्रिया जारी है। इसके बावजूद सरकार ने संकटग्रस्त जातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए अनेक परियोजनाएं चलाई हैं। वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए 1972 में सरकार ने भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम भी लागू किया था। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों को बचाने पर, वन्य जीव व्यापार पर रोक लगाने पर, शिकार पर रोक लगाने पर प्रबल जोर दिया गया था। इसके बाद एक बॉक्स दिया है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर पर प्रकाश डाला गया है। इसमें यह बताया गया है कि 20वीं शताब्दी में बाघों की संख्या 55,000 से 1973 में घटकर 1827 रह गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर के आने के बाद यह संख्या पुनः बढ़ी और 1989 में यह संख्या बढ़कर 4,334 हो गई। आज भारत में लगभग 39 बाघ रिजर्व हैं। इसके बाद का टॉपिक है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, अर्थात वन एवं वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। इसमें वनों को 3 भागों में बांटा गया। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट अर्थात आरक्षित वन, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अर्थात रक्षित वन और तीसरा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट अर्थात अवर्गीकृत वन। सबसे पहले है आरक्षित वन। तो देश में से आधे से अधिक वन आरक्षित हैं। इन पर सरकार का कब्जा है, सरकार इनकी देखभाल करती है। और कुछ वन ऐसे भी हैं जिन पर सरकार का कब्जा तो नहीं है, लेकिन सरकार उनकी रक्षा करती है ताकि ये समाप्त ना हो जाए। इनको हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद का जो भी वन बचता है वह है अनक्लास्ड फॉरेस्ट अर्थात अवर्गीकृत वन। अब इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन अर्थात समुदाय और संरक्षण। जब समुदाय और संरक्षण की हम बात करें तो हमारे देश में ऐसे विभिन्न समुदाय हैं जो वन एवं वन जीव संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए हिंदू धर्म में पीपल और वट वृक्ष की पूजा की जाती है और इन्हें ना काटने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त चिपको आंदोलन भी उस स्थान के समुदाय के लोगों के द्वारा ही शुरू किया गया था, जिसने वनों को काटने से रोकने में अपार सफलता हासिल की थी। इसके साथ ही हमारा जियोग्राफी का दूसरा चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।